हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से मले पेनिनसुला के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे मले पेनिनसुला वाले रीजन के लिए, राइट। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे मेंस में आती है, प्रीलिम्स में वो नहीं आती है, ज़्यादा कुछ नहीं उसके रिलेटेड होता है, बट मेंस में अच्छे पोर्शन का पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज इस ये सेशन। और ये जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है ये बेसिकली, वैसे आज हम रिलेटेड मले पेनिनसुला के पढ़ेंगे बट इससे कुछ पॉइंट्स आप रिलेट बाकी टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं। सो जो भी पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं आज आप हम पढ़ेंगे उनको ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी जो अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए वो उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ क्या करना है, झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको सिर्फ उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा गाइज, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा बैच है, इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, what problems were germane to the decolonization process in the Malay Peninsula? मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया में कौन सी समस्याएं थी? तो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने बताया GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, जैसे कि हमें इंडिया देखने को मिली थी, हमारी कंट्री थी वो कॉलोनाइज की गई थी, ब्रिटिशर्स उस पर रूल करते थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। इसी तरीके से जो मलय पेनिनसुला हमें देखने को मिलता है वो भी इसी तरीके से कॉलोनी थी एक, ठीक है। तो उसको जब डीकोलोनाइज करने की बात आई, डीकोलोनाइजेशन जो प्रोसेस देखने को मिला तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली थी। जैसे हम अगर उसको इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में जब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस आया था तो वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही थी, टू नेशंस की, मतलब कि बेसिक कम्युनिटी का एक तो मैटर आ रहा था हिंदू मुस्लिम्स का, ठीक है। पाकिस्तान नेशन, पाकिस्तान और इंडिया निकल के आ रहा था। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक थी, लैंग्वेज, मतलब हर वेराइटी में, हर चीज़ में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड थी, डिसइंटीग्रेटेड थी। तो इस तरह ये क्या थी, ये हमारे इंडिया में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान।
इसी तरीके से मलय पेनिनसुला में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान आई, हमें देखने को मिली, तो हमें उनके बारे में बात करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर गाइस। Malay Peninsula was under the British influence since they first came in the late 18th century looking towards Southeast Asia for new resources. अब मलय पेनिनसुला किसके अंडर था, कौन सी फॉरेन पावर थी जिसने कॉलोनाइज किया था, वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने मलय पेनिनसुला को कॉलोनाइज किया था। और वो सबसे पहले कब आए थे, मतलब 17th सेंचुरी के एंड सी में, मतलब लेट 18th सेंचुरी जिसे हम बोल देते हैं, उस टाइम पे आए थे वो। और उन्होंने नए नए जो संसाधन, रिसोर्सेज को देखने के लिए, रिसोर्सेज का एक्सेस लेने के लिए उन्होंने कहाँ पे देखा था, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखा था। उन्होंने अपनी अटेंशन वहाँ पे लेकर गए थे वो थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, ठीक है, जैसे स्पाइसेस हो गए। तो इस तरीके से क्या है, कुछ रिसोर्सेज के लिए उन्होंने वहाँ पे देखना शुरू किया साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। सिंस देन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड एंड पार्टली कंट्रोल्ड द रीजन। तो तभी से जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे नए तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनका एक्सेस लेके ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंडिया में रूल कर रही थी, ठीक है, इंडिया उनकी कॉलोनी थी एक, तो वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से भी वो रिसोर्सेज लेके अपना ट्रेड बढ़ा सकती है, अपना प्रॉफिट एक्सपैंड कर सकती है। तो तब उन्होंने क्या किया, उनके साथ ट्रेड करना शुरू किया। और पार्टली कंट्रोल, पार्टली मतलब पूरे तरीके से नहीं हम कह सकते, जैसे इंडिया को पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था, रूल पूरे तरीके से कर रही थी ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था कि पूरे तरीके से कर रही थी, वहाँ पे हमें दूसरी पावर्स भी देखने को मिलती थी वैसे तो इसीलिए पार्टली कंट्रोल बोला जाता है कि थोड़ा, मतलब उनका आधा कंट्रोल, कुछ लेवल तक का कंट्रोल देखने को मिला हमें। द ग्रोथ ऑफ देयर चाइना ट्रेड further increased the company's desire for bases in the region near it. अब जो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था ब्रिटिशर्स का, वो जैसे जैसे बढ़ा, इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज होते हुए क्या चीज़ हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने और ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखना शुरू किया। और उन्होंने अपना अटेंशन क्या दिखाया, उनके डिज़ायर क्या थे कि भाई हम ज़्यादा इस रीजन में भी अपना ऑक्यूपाई कर लें और अपना बेस सेटअप कर लें, ताकि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाए। ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो वो चाइना के साथ ट्रेड उनका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो उनका ट्रेड बढ़ रहा था। जैसे चाइना में ओपियम उन्होंने देना शुरू किया था, क्योंकि चाइना के साथ ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, क्योंकि चाइना से वो क्या ले रहे थे, टी खरीद रहे थे। और वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे टी के, तो उसकी वजह से इंग्लैंड का फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट था। तो अब उनको उसको काउंटर करना था, तो उन्होंने वहाँ पे ओपियम देना शुरू किया इलीगल मैनर में। अब जब उन्होंने उनको चाइना के जो लोग थे, लोकल पीपल थे, उनको जब उसकी आदत डलवा दी, तो वो ओपियम उन्होंने इंडिया में ग्रो करवाना शुरू किया। तो उस टाइम पे जब उनका ट्रेड बढ़ रहा था, तो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पे भी अपनी नज़र उधर और लेकर गए कि भाई हम यहाँ पे बेस सेटअप करके और ट्रेड बढ़ा सकते हैं, राइट। The decolonization of Malaya Peninsula was an extension of the series of decolonization movements going across the Asia and Africa, and was influenced from this process which speeded up after the World War II. अब ये जो हमें डीकोलोनाइजेशन देखने को मिलता है, डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि भाई जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना ली थी, ब्रिटिशर्स वहाँ पे रूल कर रहे थे, तो अब वो जब अपना इन्फ्लुएंस ख़त्म कर देंगे, वो अपना रूल ख़त्म कर देंगे और इंडिपेंडेंस मिल जाएगी वहाँ पे, तो उस प्रोसेस, उसको हम कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। तो ये जब एशिया अफ्रीका के जो रीजन्स थे, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया हुआ था, ठीक है, एशिया में, अफ्रीका में, बहुत सारे रीजन्स में। तो उसी के साथ साथ जब वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिला, विऔपनिवेशीकरण देखने को मिला हमें, तो उस टाइम पे ये कहाँ पे एक्सटेंड हुआ, मलय पेनिनसुला में भी हमें देखने को मिला कि वहाँ पे भी ये एक्सटेंड हुआ कि जो ये लहर
हो रही थी कि भाई इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें कॉलोनी जो इस्टेब्लिश हो रखी थी उसको ख़त्म करना है, तो एशिया अफ्रीका के साथ साथ ये वहाँ पे भी शुरू हो गई, वो ये लहर वहाँ पे भी आ गई। और ये कब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने स्पीड पकड़ ली, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे फ्री हुई थी, तो उस टाइम पे मले पेनिनसुला में भी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस ने अपनी तेज़ी पकड़ ली। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज मले पेनिनसुला वॉज अ मल्टी रेशियल मल्टी कल्चरल सोसाइटी with Malay, Chinese, and Indians forming major ethnic and interest groups, which was a suitable condition for colonial powers to consolidate their regime. अब क्या हमें हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी डीकोलोनाइज करने में, उस प्रोसेस में डीकोलोनाइजेशन करने के प्रोसेस में क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो क्या चीज़ थी कि जो मले पेनिनसुला हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे हमें रेसेस कास्ट देखने को मिलती हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, कल्चर है, ट्रेडिशन, हर चीज़ में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, किस तरीके से रूल किया था? फूट डालो और रूल करो, यही था। तो यहाँ पे वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि वही चीज़ मले पेनिनसुला में भी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, मिक्स्ड था, वहाँ पे भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, ठीक है। वहाँ पे चाइनीज़ भी थे और इंडियंस भी रहते थे, तो उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। अब इंडिया में क्या हुआ था, जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, जैसे सबसे ज़्यादा उभर के किसकी आई थी? हिंदू और मुस्लिम्स की आई थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनके बीच में फूट डाली। जब 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो तब क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ देखी कि भाई ये लोग यूनाइट हो गए, यूनाइट होकर इन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या चीज़ की कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो वही चीज़ इन्होंने कहाँ पे की? मले पेनिनसुला में भी की, जहाँ पे इनको अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटी के, एथनिसिटी के लोग देखने को मिलते थे, उन्होंने उनमें फूट डाली और फूट डाल के उन्होंने वहाँ पे राज किया, इसका अपना फ़ायदा उठाया और उससे अपना उन्होंने रूल स्ट्रॉन्ग कर लिया, वहाँ पे रूल उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डीकोलोनाइजेशन में दिक्कत आई। अब क्या हुआ था इंडिया में भी कि जो हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अल्टीमेटली जब डीकोलोनाइजेशन भी हुआ, अल्टीमेटली जब इंडिपेंडेंस मिली, तो किस तरीके से मिली? दो अलग नेशंस के रूप में, कि एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान बना, इस तरीके से मिली थी। वो क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फूट डाली थी, और उस टाइम पे भी हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई करने में। वो प्रॉब्लम जो इंडिया में आई थी, वही प्रॉब्लम हमें मले पेनिनसुला में भी देखने को मिली, कि भाई बहुत ज़्यादा उन्होंने फूट डाल दी थी, जिसकी वजह से वो कॉलोनी को हटाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। Next point is fall of Singapore and Japanese advances in Malay Peninsula during the World War II forced the British to consider reassessment of its interventionist policies in favor of ethnic cooperation and multiracial government in this region. But with the presence of diverse interests of different groups, reaching to a consensus was a tough task. अब क्या चीज़ हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ जो जापान थी वो हार गई थी, सिंगापुर भी फॉल हुई थी वहाँ पे, तो उनका हमें गिरावट उनमें देखने की वजह से, वहाँ पे मले पेनिनसुला में, उसकी वजह से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स उस टाइम पे वो कहते हैं कि दबाव आ गए थे, प्रेशर आ गया था उनके ऊपर, फोर्स में उनको क्या करना पड़ा। जैसे कि उसके बाद ही उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस पे बात की थी कि ठीक है, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स फोर्स, एक प्रेशर के अंडर फोर्सफुली उनको वहाँ पे क्या करना पड़ा, जो वहाँ के एथनिक ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थी, तो उनके फेवर में कि भाई ठीक है, हम आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे और आपको हम इंडिपेंडेंस
ग्रांट कर देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो उन्होंने ये चीज़ तो बोली, लेकिन जब उन्होंने उस पर काम किया, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी हमें बहुत सारे ग्रुप्स की। तो अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब था, हर हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब वो जो इंटरेस्ट ही इतने डाइवर्स हैं, तो उसमें एक कॉन्सेंसस पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले और ये प्रोसेस में हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिली बहुत एक्सटेंट तक, क्योंकि वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। कोई किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है, क्योंकि सब अलग अलग उससे बिलोंग करते थे। तो सेम हमें वो इंडिया वाली प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिली। नेक्स्ट इज Cold War ideological rivalry was prevalent in Malayan Peninsula too, where, with the rise of Comintern-aligned communist parties like Malayan Communist Party and Chinese Communist Organization, the fear of Malayan Peninsula falling to the communists emerged. It was a nightmare for the liberal democracies or colonial powers, that is British, which ensured transfer of power to ideologically friendly regimes. अब क्या चीज़ हुई थी, जैसे हमें एक वो आइडियोलॉजी देखने को मिली थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्या हुआ था कि एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो ये तो दो बड़ी बिग कंट्रीज़ के बीच में हमें देखने को मिला था, लेकिन हुआ क्या था, वही एक कोल्ड वॉर वाली आइडियोलॉजी, कोल्ड वॉर टाइप ही कहाँ पे, मलय पेनिनसुला में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पार्टीज एमर्ज होके आई। कौन सी थी, एक तो मलय कम्युनिस्ट पार्टी आई और एक चाइनीज कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज की का राइज हमें देखने को मिला, उससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि अलग अलग पार्टीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली, जिससे कि अब वो मलय पेनिनसुला में क्या डर आ गया था कि भाई ये तो किस पे गिर जाएगी, भाई कम्युनिस्ट एमर्ज हो रहा है तो ये तो डाउनफॉल में जाएगी, ये प्रॉपर तरीके से जो इंडिपेंडेंस की सोच रहे थे, जो फ्रीडम की सोच रहे थे, वो तो मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी, जो कि उदार लोकतंत्र थे, ठीक है, जो फ्रीडम लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, या जो ये कॉलोनियल पावर्स थी जैसे कि ब्रिटिश थी, तो वो डीकोलोनाइज करना चाहते थे, वो अपना रूल ख़त्म करना चाहते थे, वहाँ पे इंडिपेंडेंस देने की सोच रहे थे। तो वो उनका एक सपना बन गया था कि भाई अगर इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से तो पावर ट्रांसफर होगी नहीं। पावर किसको ट्रांसफर करें, पावर ट्रांसफर भी तो उनको करनी पड़ेगी डीकोलोनाइजेशन के लिए। तो अगर उन्हीं पार्टीज के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो किसको पावर ट्रांसफ़र की जाए। तो वो क्या बन गया था, अब ये एक सपना सा बन गया था उन लोगों के लिए कि पता नहीं कभी फ्रीडम मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या ब्रिटिशर्स कभी, या जो कॉलोनियल पावर्स है वो कभी पावर को ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम, ये और एक प्रॉब्लम थी जो हमें डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में देखने को मिली, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये जो हम देख रहे हैं। मेनली किसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई, जैसे कि इंडिया में आई थी, राइट। तो ये क्या थी, ये प्रॉब्लम्स थी, जैसे हमने बात की कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, जिनसे ऑब्वियसली उभर के आया वो इंडिपेंडेंस मिली, बट बहुत ही दुख के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिली। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से the decolonization of Malayan Peninsula was largely a result of long reconciliation process between the Malayan nationalists and the European colonial powers। तो अब ये जो डीकोलोनाइजेशन हुआ था, वो किसका रिजल्ट था कि बहुत टाइम तक एक प्रोसेस चला, जहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन का मतलब कि सुलह हो, मतलब उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस हो, सुलह हो, प्रॉपर तरीके से बातचीत हो, उसका बहुत लंबा प्रोसेस चला, जो मलयन पेनिनसुला में जो नेशनलिस्ट थे और जो यूरोपियन की कॉलोनियल पावर्स थी उनके बीच में, ताकि प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस हो जाए। तो बहुत लंबा टाइम हुआ इसके लिए। Their mutual compromise gave the British the confidence to speed up the process of decolonization through a smooth decolonization process। अब क्योंकि उन्होंने एक सहमति से, आपस सहमति से एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आए वो,
जिसकी वजह से उन्होंने समझौते पे आए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत जल्दी से उन्होंने अपने आप को बूस्टअप किया और कि भाई जल्दी से हम आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर देंगे, हम डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से स्मूथ तरीके से करेंगे। तो वहाँ पे हुई थी एट द एंड, अच्छे से डीकोलोनाइजेशन हुई, उनको इंडिपेंडेंस मिली। बट येस, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, जिनकी आज हमने बात की। So this was all for this question guys. I hope you all have liked this analysis. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.